हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं हम। तो ये लेक्चर आपका 45 है। तो ये अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSS लाइब्रेरियन का, KVS NVS या स्टेट लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो, या एडुकेटर हो लाइब्रेरी साइंस के, आप हमारे लाइब्रेरी फैमिली से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, तो आपको ये जो है लेक्चर्स जो है आपका नॉलेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो देखो, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स क्या होता है। तो ये जो है आपका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। जो बिब्लियोग्राफी तो आपको पता ही होगा कि मान लो कि आपका जैसे बायोडेटा होता है ह्यूमंस का या कॉमन आदमी का। तो बायोडेटा में आप अपने बारे में सारे डिटेल्स लिखते हैं, नाम लिखते हैं, पापा का नाम लिखते हैं, मम्मी का नाम हो गया, फिर जैसे मेल फीमेल, मतलब आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी टाइप जो आपका बिब्लियोग्राफी का जो आपका डेटा हुआ, वो आपका जो मतलब बुक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जो सारा डिटेल्स होता है, तो वो सारे डिटेल्स को बिब्लियोग्राफी मतलब कह सकते हो आप। सारा डिटेल्स एक जगह कंपाइल किया हुआ हो तो उसी के जो फॉर्मेट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले जो है CCC के बारे में हम डिस्कस किए थे पहले वाले लेक्चर में। फिर जैसे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के बारे में डिस्कस किए थे, तो वो भी आप लेक्चर देख सकते हो। तो इसमें देखो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स एंड डिस्क्रिप्शंस आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड accessing information in libraries. These standards ensures consistency. आप कोई फॉर्मेट या स्टैंडर्ड यूज करते हो तो सबसे बड़ा उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो आपका कंसिस्टेंसी उससे मेंटेन रहता है, कि आप कुछ भी जो है एक तरह से जैसे मतलब कैटलॉग या फिर बिब्लियोग्राफिक हो गया या क्लासिफिकेशन हुआ, तो वो जो है सेम तरह का सारा होगा, जिससे आपका जो है कोई भी आदमी जो है उसको इजीली रिट्रीव कर सकता है और समझ सकता है। फिर क्या इंटर ऑपरेटिबिलिटी होता है कि इंटर ऑपरेटेबल जैसे डेटा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो कि जैसे 3 जगह का डेटाबेस है, अब मतलब 3 जगह जैसे कैटलॉग कार्ड्स बन रहा है, तो अगर मान लो कि जो है मतलब किसी डेटाबेस का इसमें 11 रो है और 4 कॉलम है, और सेकेंड डेटाबेस है उसका मान लो कि 10 रो हो और 5 कॉलम हो, थर्ड डेटाबेस वैसे ही अलग हो, तो ये सारा डेटाबेस जो है इंटर ऑपरेबल नहीं रह जाता है, दिक्कत होता है इंटर ऑपरेबिलिटी करने में। तो ये सब कहा जा रहा है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी आप अगर जैसे फॉर्मेट जब मेंटेन करते हो तो उससे कंसिस्टेंसी, इंटर ऑपरेबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है कैटलॉगिंग लाइब्रेरी रिसोर्स में मिलता है आपको। समझ गए। तो देखो इसमें देखते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है ISBD, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ISBD आप जब नंबर जानते होंगे। तो देखो ISBD है क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ISBD जो है provides guidelines for the description of bibliographic items in a consistent format to facilitate इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। समझ गए। तो वही जो इस डिस्क्रिप्शन में, इस फॉर्मेट में जो है आपका बिब्लियोग्राफी जो है मतलब रिकॉर्ड सारा मेंटेन किया जाता है, जो ISBD का फॉर्मेट है। क्या है ISBD? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। समझ रहे हैं, सुन के ही जैसे पता चल रहा है कि क्या है ये। तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्या होगा? तो बिब्लियोग्राफी का रिकॉर्ड्स किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है वो। तो ये जो है आपका इंटरनेशनली एक्सचेंज हो सके जो है एक तरह से डेटाबेसेज, इसके लिए जो है ISBD फॉर्मेट बनाया गया। अब देखो हिस्ट्री जो है ये कब, तो 1971 में फर्स्ट एडिशन ऑफ ISBD वाज पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा? तो IFLA द्वारा। IFLA क्या है पता होगा आपको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये आप याद कर लेना, बहुत बार गलती करोगे आप एग्जाम में। IFLA का फुल फॉर्म जहाँ पे लिखना रहे ना, तो लोग जो है एसोसिएशंस तक रुक जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, लेकिन आगे जो है एंड इंस्टीट्यूशंस भी होता है इसमें। समझ गए।
तो 1971 कैसे याद रखोगे, इंडिया और जब पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो 1971 ऐसे याद कर सकते हो। तो उसी समय जो है ISBD फॉर्मेट आया, किसके द्वारा, तो IFLA द्वारा। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा आया, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में क्या हुआ, द कंसोलिडेटेड एडिशन ऑफ ISBD was released merging several specialized ISBDs into one। समझ गए कि डिफरेंट स्पेशलाइज ISBDs भी होते थे। स्पेशलाइज ISBD क्या हो गया, जैसे मान लो कि जैसे न्यूक्लियर साइंस के लिए अलग जैसे हो सकता है, फिर आपका मतलब डिफेंस के लिए अलग हो सकता है, इसी तरह से अलग अलग जो हो गया, मान लो कि मतलब एग्रीकल्चरल के लिए अलग हो सकता है। तो हो सकता है, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो स्पेशलाइज्ड ISBDs को है एक जगह करके यूनिफाइड जो आपका जो है मतलब कंसोलिडेटेड एडिशन बनाया गया, वो 2011 में बनाया गया। समझ गए, 1971 और 2011 याद कर लो आप। अब देखो की फीचर्स इसमें जो है क्या क्या इसके जो है मतलब फॉर्मेट में रहता है। तो देखो एरिया 1 इसमें दिया रहता है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिया 2 एडिशन, उसके बारे में लिखना पड़ेगा किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में। एरिया 3 है मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स की, कौन से मटेरियल का है, क्या है, बुक है वगैरह वगैरह। एरिया 4 में जो है पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन। एरिया 5 फिजिकल मतलब डिस्क्रिप्शन आपका ये डाल सकते हैं, जैसे एक तरह से नंबर ऑफ पेजेज कितना है, फिर उसमें कितना थिकनेस है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है। एरिया 6 जो है सीरीज, कौन से सीरीज का है, अगर जैसे बुक जो है अगर मतलब सीरीज में चल रहा है, मान लो कि जैसे हैरी पॉटर बुक हुआ, हैरी पॉटर, या मान लो गेम ऑफ थ्रोन्स, तो ये आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा सीरीज में है, तो उसमें से कौन सा सीरीज है। एरिया 7 में नोट्स अलग से कुछ डालना है तो डाल सकते हो। एरिया 8 जो है स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ये डाला जाएगा। तो ये जो है आपका ISBD का फॉर्मेट है। तो इसमें कितना हो गया टोटल, तो 8 एरियाज। समझ गए। तो सिग्निफिकेंट देखो, ISBD इंश्योर दैट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस आर यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल। हर जगह जो है एक फॉर्मेट बना दिया गया है जो है, तो किसी भी देश में जो है हर कोई यूज करता है अगर, तो यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल होगा, हर कोई समझ सकता है। प्रोमोटिंग रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड कंट्रीज। समझ गए। अब देखो सेकेंड है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग कब जैसे आपका जैसे स्टार्ट हुआ, जब आपका कंप्यूटर्स जो थे, कंप्यूटर्स ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्ट हो गया, और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मानो है ना, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है आपका बढ़ने लगा 1960s से। तब ये जो है आपका मशीन रीडेबल कैटलॉग जो होता है मार्क 21 कह सकते हैं, ये फॉर्मेट है मार्क 21, ये आपका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में जो है आपका कैटलॉग्स स्टोर किया जाने लगा कंप्यूटर्स में, डेटाबेसेस में। तो देखो डेफिनेशन, मार्क 21 इज ए स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग बिब्लियोग्राफिक एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। समझ गए कि मशीन जो है मतलब रीड कर सके। जैसे OMR सीट जो आता था वो क्या होता था कि मशीन रीडेबल होता है, ऑप्टिकली मशीन रीडेबल, कि मशीन जो है रीड कर सके। वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे बहुत एडवांस रीडिंग हो, लेकिन मशीन बेसिकली अंडरस्टैंड कर जाए तो वो आपका मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है मार्क 21। देखो तो इसका हिस्ट्री देखो, 1960s में जो है डेवलप्ड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन USA। तो मार्क 21 कौन डेवलप किया, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है उनके द्वारा डेवलप किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन स्कीम भी है, आपको पता होना चाहिए, जिसको LCC कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। अब देखो 1999 में मार्क 21 वाज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग US मार्क एंड कैन मार्क फॉर्मेट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो कि कौन कौन फॉर्मेट्स को जो है आपका कंबाइन करके मार्क 21 जब बनाया गया। तो US मार्क और कैन मार्क, इसमें कौन कौन हो गया, तो US यूनाइटेड स्टेट्स का, कैन से हो गया किसका, तो कनाडा का। तो आप अगर देखोगे वैसे भी मैप में, तो US कनाडा एक तरह से पूरा बॉर्डर, ओपन बॉर्डर टाइप का है, उनका शेयर करते हैं सब कुछ पूरा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, मान लो। अब देखो की फीचर्स देखते हैं। तो लीडर, फिक्स्ड लेंथ फील्ड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकॉर्ड, तो फिक्स फील्ड है इसमें। फिर
कंट्रोल फील्ड्स कंटेंट नंबर्स एंड कोड्स 000 मतलब 001 से 005, इस तरह से आप जैसे मार्क देखे होगे, आप BLIS कर रहे होगे बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, उसमें मार्क फॉर्मेट आप देखे होगे जैसे 000 करके हो जाता है, कोई मतलब टाइटल का रहता है लिखा हुआ, उसमें टाइटल भर सकते हैं, 0005 करके होगा, 800 ऐसे ऐसे करके सबका दिया हुआ रहता है, उसमें से सेलेक्ट करके उसमें जो भर सकते हैं आप डेटा फील्ड्स में। अब देखो तो एक जो कंट्रोल फील्ड्स हो गया जो आपका जो मतलब कंटेंट नंबर्स और मतलब इस टाइप का जो नंबर रहेगा। अब डेटा फील्ड्स वेरिएबल लेंथ फील्ड विद इंडिकेटर्स एंड सब फील्ड कोड, एग्जांपल 100 फॉर मेन एंट्री पर्सनल नेम। तो मतलब देख लिए, तो इसमें मशीन रीडेबल कैटलॉग में दो फील्ड्स हो जाता है, एक कंट्रोल फील्ड्स में जो है कंटेंट नंबर्स एंड कोड्स, और डेटा फील्ड्स में जो है जैसे वेरिएबल फील्ड्स जो है विद इंडिकेटर्स एंड जैसे सब फील्ड कोड, जैसे 100 हो गया, जैसे समझ रहे हो ना आप, देखे होंगे। अब चलो इंपॉर्टेंस इन इंडिया, मेनी लाइब्रेरी यूज मार्क 21 फॉर कैटलॉगिंग, फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल लाइब्रेरी नेटवर्क लाइक OCLC एंड वर्ल्ड कैट। OCLC क्या है तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, और वर्ल्ड कैट क्या है तो वर्ल्ड कैट जो है आपका ये जैसे एक तरह से वर्ल्ड कैटलॉग जो है यूनिफाइड वर्ल्ड कैटलॉग जो होता है वर्ल्ड लेवल पे, वो वर्ल्ड कैट है। समझ गए। अब देखो अब कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, तो ये भी एक CCF भी फॉर्मेट होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये भी आपका कैटलॉगिंग का ही है, जो एक तो बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का जैसे मार्क 21 हुआ। देखो CCF इज अ फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। तो समझ गए, तो डिफरेंट सिस्टम से अलग अलग सिस्टम, तो आप कैसे जो है बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आप जो है एक्सचेंज करोगे, तो उसको कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट करते हैं। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है, कि एक तरह का बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हुआ एक सिस्टम का, सिस्टम 1 है मान लो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का, फिर सिस्टम 2 है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का, और मान लो सिस्टम 3 भी है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का। तो ये तीनों सिस्टम्स और ये तीनों सिस्टम अलग अलग है, तो इनके बीच में जो आपका एक्सचेंज होगा डेटा का, वो कैसे एक्सचेंज होगा, तो वो CCF फॉर्मेट के तहत होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन का फॉर्मेट हुआ, समझ रहे हो ना, कि आपस में जो है डेटा बेसेज के बीच में आप कम्युनिकेट कैसे करवा सकते हो अगर दोनों जो है सो अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो एक कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट कहते हैं। तो ये समझ गए, CCF इज ए फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। अब देखो हिस्ट्री देखते हैं, 1984 में डेवलप बाई यूनेस्को द्वारा डेवलप किया गया था। 1992 में जो है CCF B जो है फॉर जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटा, और CCF F जो है सो फैक्चुअल डेटा, ये दोनों के लिए जैसे एक कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है मतलब क्रिएट किया गया था। जैसे एक जो हो गया जैसे समझ गया ना कि जहाँ पे जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटा होगा वहाँ पे कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट B यूज होगा, और जहाँ पे जो है एक जैसे फैक्चुअल डेटा होगा जिसमें एकदम जैसे फैक्ट्स लिखा हो, नंबर्स हो गया इस टाइप का, तो उसमें जो है CCF F यूज होगा जो फैक्चुअल डेटा के लिए। समझ गया। तो ये कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, ये चीज़ आप ध्यान देना। कंपेटेबिलिटी हो गया, कैन बी मैप्ड टू अदर फॉर्मेट्स लाइक मार्क जो हो गया जैसे मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। फिर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक, सीरियल, सब में जो है उसके लिए सबके लिए जो है कम्युनिकेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट द्वारा। रेलेवेंस देखो, यूज इन मेनी इंटरनेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेटा एक्सचेंज। समझ गए। तो डेटा एक्सचेंज के लिए जो है लाइब्रेरी सिस्टम्स के बीच में CCF यूज किया जाता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कब ये आया तो 1984 में आया, और 1992 में जो है CCF B और CCF F ये बनाया गया। तो ये आपको आ गया समझ में। अब देखो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, तो ये जो आपका है ना रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, तो ये डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस से आप डिस्क्रिप्शन से ये कर सकते हो कि आपका जो कैटलॉगिंग जो मैंने बताया था ना, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग जो हुआ ना, कैटलॉगिंग उसका स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ऐसे याद कर सकते हो RDA से। RDA जो है देखो, तो डेफिनेशन RDA इज ए स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड है फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग। जो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग होता है उसके लिए एक हो गया आपका, देखो एक कैटलॉगिंग आपका
बिब्लियोग्राफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चलो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है तुरंत, नहीं तो जो कैटलॉगिंग वगैरह के टाइप्स देखोगे तो जैसे फैक्चुअल और जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटा हुआ वैसे ही जो है इसमें भी डिस्क्रिप्टिव होता है और एक फैक्चुअल टाइप होता है। तो RDA इज ए स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक एंड ऑथोरिटी डेटा। समझ गए? तो बस ये याद कर लो कि ये स्टैंडर्ड है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग के लिए, जो मतलब गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है बिब्लियोग्राफिक और ऑथोरिटी डेटा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा जाता है। तो पब्लिश्ड एज अ सक्सेसर टू AACR2 जो था, AACR2 क्या था? AACR2 ये था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2। तो ये जो मतलब कैटलॉगिंग रूल्स है तो इसका सक्सेसर जो है आपको लाया गया तो RDA के नाम से, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इज स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी, समझ गए, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक एंड ऑथोरिटी डेटा। समझ गए? तो ये AACR2 का सक्सेसर है, 2010 में आया, ये याद कर लो। अब देखो की फीचर्स, देखो FRBR पता होगा आपको, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स जो होता है, तो FRBR मॉडल जो लाया गया ना, तो FRBR मॉडल क्या है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिक जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए जो है जो रिक्वायरमेंट जो होगा ना, सो वो जो जैसे नेसेसिटी होता है तो उसी को FRBR मॉडल कहते हैं कि उतना तो रिक्वायरमेंट होना चाहिए किसी भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को रखने के लिए, जैसे बनाने के लिए। तो उसी को जो है ना फॉलो करता है आपका RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ो। फ्लेक्सिबिलिटी एकोमोडेट्स ऑल टाइप ऑफ कंटेंट एंड मीडिया, सारे टाइप ऑफ कंटेंट एंड मीडिया को ये कर सकता है। यूजर फोकस्ड है, इन्हांस द यूजर्स एबिलिटी टू फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन रिसोर्सेज। एडॉप्शन इन इंडिया इंक्रीजिंगली एडॉप्टेड बाई मेजर इंडियन लाइब्रेरीज एंड कैटलॉगिंग एजेंसीज। तो ये सारे जो एक तो बड़े बड़े लाइब्रेरीज हैं इंडिया के, वो इसको एडॉप्ट कर रहे हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस को। तो RDA जो है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस 2010 में जो है AACR2 जो हुआ करता था, मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, उसका जो है सक्सेसर कहा जाता है। समझ गया? और ये FRBR मॉडल को फॉलो करता है। अब देखो FRBR मॉडल के बारे में भी मैंने डिटेल में सोचा कि बता ही देता हूँ। तो FRBR जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो IFLA द्वारा। क्या IFLA का मैंने फुल फॉर्म बताया था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है 1998 में जो है ये FRBR मॉडल IFLA द्वारा डेवलप किया गया था। देखो FRBR इज अ कंसेप्चुअल मॉडल, जो मैंने बताया कि ये कंसेप्ट है कि इतना रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, डेट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जो वही एक फ्रेमवर्क देता है कि आपको बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है सो कैसे पुट करना है। तो पब्लिश्ड बाय IFLA 1998 में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, को लिख ही देता हूँ मैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है FRBR मॉडल जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो है 1998 में दिया गया था। तो एंटिटी देख लो, तो इसमें जो है की फीचर्स में आता है वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम जो हो गया। फिर रिलेशनशिप देखो, डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। तो वही जो है मतलब एंटिटीज़ जो है डिफरेंट एंटिटीज़ है उसके बीच में जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। जैसे मैंने वो सब आप जैसे पढ़े हो ना, जैसे मतलब आपका S.R. रंगनाथन का जो जैसे मॉडल था PMEST फ्रेमवर्क जैसे था, जैसे पर्सनैलिटी हो गया, फिर जो मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, उसी टाइप का। और उसके बाद जो है एक तरह से फेसेट्स जो डिफाइन होता है कि दोनों के मतलब सबके बीच में जो है रिलेशनशिप और कैरेक्टरिस्टिक, वही सब टाइप का ये भी है। समझ गए? इंपॉर्टेंस देखो, बेसिस फॉर डेवलपिंग मॉडर्न कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स लाइक RDA। समझ गए?
तो जो एक तरह से मॉडर्न कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स जो है RDA जो मैंने बताया, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, तो उसके लिए जो है ये एक तरह से बेस बन जाता है FRBR मॉडल। समझ गए। अब देखो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, बिब फ्रेम। तो बिब्लियोग्राफिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क जो है, बिब फ्रेम किसको कहते हैं? तो बिब फ्रेम इज अ मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन डिजाइन टू रिप्लेस मार्क। तो मार्क जो है, मार्क क्या है? तो ये है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। तो ये था जब एक तरह से कंप्यूटर्स आ गए जब मार्केट में, तो उसके बाद जो भी जो था कैटलॉग्स जो था वो मशीन रीडेबल बनने लगा। तो जैसे मार्क 21 का आप नाम सुने होंगे कि ये जैसे फॉर्मेट है, समझ गए ना, मार्क 21 फॉर्मेट में जो है आप बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रखते हैं। तो ये बिब फ्रेम जो मॉडल है, तो ये भी एक मॉडल है फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन डिजाइन टू रिप्लेस मार्क। वो मार्क को रिप्लेस करने के लिए बिब फ्रेम जो है एक मॉडल है। तो ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2011 में जो है किसके द्वारा? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा ये जैसे इनिशिएट किया गया बिब फ्रेम को। की फीचर्स देखो तो लिंक्ड डेटा, यूजली लिंक डेटा प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव डेटा शेयरिंग ऑन द वेब। तो लिंक्ड डेटा रहता है ना, तो वो डेटा ऑफ लिंकिंग से क्या पता चलता है कि ये डेटा लिंकिंग से जो है ना आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है डेटा में, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। तो इससे जो है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा होगा तो और ज़्यादा सर्च इजी हो जाता है। मान लो कि जैसे हिस्ट्री हुआ, अभी हिस्ट्री में देखो तो हिस्ट्री में भी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, जैसे मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर इसी में और हिस्ट्री देखो तो आपका जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जैसे जर्मन हिस्ट्री हो गया, जो है तो वर्ल्ड वार 2 का हिस्ट्री, इसमें भी जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जैसे एक तरह से फ्रेंच का हिस्ट्री है ना, तो वो सारा को अगर एक दूसरे से रिलेट कर दें डेटा को, तो सोच रहे हो कि सर्चेबिलिटी ईजी हो जाएगा। कोई आदमी हिस्ट्री में घुसेगा तो उससे उसको जो है मतलब इन सब के बारे में भी देख सकता है, उसमें भी एक्स्ट्रा में देखो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देख सकता है। तो ये चेन टाइप जो है तो आपका चलता है जिससे डेटा लिंकिंग से और इसमें शेयरिंग ईजी हो जाता है। तो लिंक डेटा यूजेज, लिंक डेटा प्रिंसिपल टू इम्प्रूव डेटा शेयरिंग ऑन द वेब। एंटिटी देख लो, वर्क, इंस्टेंस, आइटम और एनोटेशन, ये मानो तो देख लो ये सब एंटिटी जिसमें यूज होता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखो, एक्सपेक्टेड टू बी वाइडली अडॉप्टेड फॉर नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी कैटलॉग्स इनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड डिस्कवरेबिलिटी। समझ गए। तो इससे जो है और आपका इंटरऑपरेबल होगा और ज़्यादा डिस्कवरेबल होगा आपका मटेरियल, जिससे जो है लोग इजीली सर्च कर पाएंगे। अब देखो समरी एंड कंक्लूजन देखो, तो वही है। तो ये सब आपको जो आपने जैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, ISBD पढ़ा, मार्क 21 पढ़ा, CCF पढ़ा, RDA पढ़ा और FRBR और बिब फ्रेम। समझ गए। अब देखो की मतलब डेट्स इसमें याद कर लो। जैसे 1971 में जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ ISBD जब पब्लिश हुआ। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका की डेट्स, क्योंकि बहुत बार जो है ये आपका क्रोनोलॉजिकली जो है ना सजाने के लिए एग्ज़ाम में, UGC नेट वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और डेट्स से रिलेटेड। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्लाइड्स में डेट्स को पे ज़्यादा फोकस करवा सकूँ। तो देखो 1971 में फर्स्ट एडिशन ऑफ द ISBD जो है पब्लिश हुआ था। CCF जो है जैसे एक तरह से कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया था? यूनेस्को द्वारा 1984 में। 1998 में जो है FRBR मॉडल जो है IFLA द्वारा जब पब्लिश किया गया है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। फिर 1999 में देखो तो मार्क 21 क्रिएट किया गया था, है ना। फिर 2010 में देखो तो RDA पब्लिश किया गया और 2011 में जो है बिब फ्रेम जो है स्टार्ट किया गया। बिब फ्रेम किसके द्वारा किया गया? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया गया। और RDA जो है किसके किया गया था? तो देखो ये IFLA द्वारा किया गया था, IFLA द्वारा। समझ गया। RDA जो है IFLA, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही है, आगे और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो अगर इसमें से चाहो तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है लेक्चर। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।